नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। नमस्कार जी सर, प्रणाम। राधे राधे। राधे नमस्कार, राधे। राधे नमस्ते राधे। सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। हितेश गौर जी, क्या हाल चाल? नमस्कार सर, मैं एकदम अच्छा। आप बताएं, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। दीपिका शर्मा जी। बहुत अच्छा सर। हम्म, थैंक यू। पहला क्लास कुछ समझ में आया? हाँ, समझ आया। मैंने आपके पहले मतलब 70 लेसन्स तो नहीं देखे। मैंने अराउंड 50 देखे हैं। अच्छा। और बट नक्षत्रास जो आपने बताए और जो राशिस का आपने बताया तो वो समझ में आया मुझे। अ, हम्म। बस मुझे वही डर लगता है कि क्या मैं ये सब कुछ याद रख पाऊंगी भूल जाऊंगी। वो थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं रट्टा मार सकती हूँ। लेकिन मालूम नहीं कैसे याद होगा, कैसे रखेंगे, बट इंटरेस्ट है तो कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि 12 राशियां ही तो बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, इसको इतनी बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। 9 ग्रह है, इतनी बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा सीरियसनेस होना चाहिए लोगों में। जब हम क्लास में आए हैं तो थोड़ा बहुत सीरियस रहें। जी आप सर। लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो पहले कर लें, फिर हम अपना क्लास शुरू कर लेंगे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। तो हमने कहा था कि जो ये हम राशियों के ऊपर ही आएंगे, नक्षत्रों के ऊपर हमको बहुत कम चलना है। और राशियों के गुण स्वरूप को हमने पिछले क्लास में, जो सम राशि है वही सौम्य राशि है और वही स्त्री राशि है, जो विषम राशि है वही क्रूर राशि है और वही पुरुष पुरुष राशि है। इतना हम लोगों ने सीख लिया था। यहां तक हम लोगों को समझ में आया। अब इंसान की प्रकृति 3 प्रकार की होती। चौथा कोई प्रकार होता नहीं। तो प्रकृति के हिसाब से लोगों को समझने की जरूरत है। पहली चर प्रकृति होती है, दूसरी स्थिर प्रकृति होती है और तीसरी दुस्वभाव प्रकृति होती है। चर का मतलब ही मूवेबल है। ऐसे जातक के मन में कोई विचार आया और चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई काम करने का सोचा था, कल छोड़ दिया उस काम को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो स्थिर प्रकृति वाले होते हैं, वो जब किसी कार्य को सोचते हैं तो फिर सोच लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है। बालपन में उसको जिद कहते हैं और युवावस्था में उसको दृढ़ता कहते हैं। वो बहुत दृढ़ है। तो और तीसरा जो प्रकृति है वो द्विस्वभाव है। उसको भी बाद में चर अचर में बांट दिया जाता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो 12 राशियों को इन 3 प्रकृति में बांटना है। ठीक है, तो चलते हैं। 12 को 3 से बांटेंगे तो 3 चौक 12, ये 4 राशियां एक को आवंटित हो जाएगी। तो चर है, स्थिर है और द्विस्वभाव है। बहुत सरल है इसको समझना। आप नंबर से काउंटिंग शुरू कर लीजिए और लिखते जाइएगा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये हो गया। अब बताइए, इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब इसमें एक खूबी है जो समझना है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस 12 नंबर में बड़ा राज छुपा के रखा हुआ है। ठीक। और राशियों को आवंटित भी किया है तो इस आधार पर किया है कि राशियों में भी समानता हो जाए। हम ये समझेंगे शत्रु है, मित्र है, ये सब समझेंगे, लेकिन सब समान है। तो अब ये जो चर राशि है, इसमें 2 सम है और 2 विषम है। आप लोग गौर करके देखिए, मेष राशि सम है 1 नंबर, और तुला राशि मेष विषम है और तुला विषम है। कर्क और मकर सम राशि। वही स्थिर में भी है, ये वृष राशि और वृश्चिक राशि सम है, सिंह और कुंभ विषम है। और वही द्विस्वभाव में भी नजर आता है कि मिथुन और धनु सम विषम है और कन्या और मीन सम राशि। तो ये नहीं कह सकते कि हमको सिर्फ सम मिल गया, उसको विषम मिल गया। और इसका मतलब है कि चर राशि में भी 2 क्रूर है और 2 सौम्य है, स्थिर राशि में भी 2 क्रूर है, 2 सौम्य है, द्विस्वभाव राशि में भी 2 क्रूर है, 2 सौम्य है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, ये हमने नहीं बनाया। और ये आप लोग देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिया और बन गया। और उसमें ये भी आवंटित हो गया कि 2 सम 2 विषम भी आवंटित हो गया। ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि बहुत तरीके से राशियों को बनाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं आपकी राशि क्या होगी। हम सोचे पहले प्रश्न लेने का मतलब यही था कि आप लोगों को बोले थे कि आप लोग अपने राशि और लग्न के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने बारे में देखिएगा। तो हमको लगा कि किसी को लगा होगा कि मेरी मेष राशि है, हम तो अलग हैं, हमारे अंदर क्रूरता नहीं है। लेकिन लगता है कि सबको अपनी अपनी राशि से सेटिस्फेक्शन है कि जो राशि आपकी है वो आपकी ही होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छी बात है। द्विस्वभाव वाले क्या हो जाते हैं कि वो निश्चित नहीं होता। अगर कोई आपका दोस्त है बचपन में, मान लीजिए जब 15 16 या 20 साल का उम्र रहा होगा आपका, आप अपने दोस्त को बोलते हो चलो पिक्चर चलते हैं, एक दोस्त तो तुरंत तैयार हो जाता है, वो फुर्सत में बैठा हुआ लगता है, वो चर राशि वाला है। एक दोस्त कहता है नहीं, मुझे तो ये मैथमेटिक्स का ये इतना चैप्टर आज करके ही दम लेना है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे लिए मेरा तो नाम काट ही दो, मुझे जाना ही नहीं है। और तीसरा जो आदमी, तीसरा जो दोस्त है, वो कहता है कि मम्मी से पूछ लेते हैं, ट्यूशन का भी टाइम है, मन तो हो रहा है जाने का लेकिन बगैर पूछे कैसे जाएंगे, और मम्मी ने मना कर दिया तो मना हो गया, और मम्मी ने हाँ कह दिया तो हाँ हो गया। मतलब वो खुद अपने डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम है। उसको 2 रास्ते दिख जाते हैं, जाऊं या पढ़ूं, पिक्चर चले जाऊं या ट्यूशन का टाइम है ट्यूशन जाऊं। ठीक है ना? तो ट्यूशन तो रोज ही जाते हैं, एक दिन पिक्चर चले जाना चाहिए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
तो ये द्विस्वभाव राशि है। अब इसको एक चीज और मैं जल्दी से आप लोगों को 12 खानों में ले आता हूं, ताकि आप लोग उससे भी परिचित हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने कहा राशियां फिक्स हैं, उसको बदल नहीं सकते हम, एक के बाद 3 नहीं लिख सकते, हमको 2 ही लिखना पड़ेगा। तो ये मेष, ये वृष, ये मिथुन, ये कर्क, ये सिंह, ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये मकर, ये कुंभ, ये मीन। अब पढ़ते हैं ये चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, ये चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, ये चर, ये स्थिर, ये द्विस्वभाव, ये चर, ये स्थिर और ये द्विस्वभाव। है ना, एक बिल्कुल ऐसे ऐसे यहां पर भी समझ में आता है। उसने अपना क्रम भी नहीं तोड़ा, चर के बाद स्थिर और उसके बाद द्विस्वभाव, वो क्रम इसमें भी नहीं टूटा। अब एक जो द्विस्वभाव है उसके पहले स्थिर है और बाद में चर है, और ये कितने डिग्री का ये भाव होता है? 30 डिग्री का होता है, पूरे 30 डिग्री का। तो आधा करेंगे, 2 भाग में कर देंगे तो 15 डिग्री का। तो अर्थात 0 से 15 डिग्री तक स्थिर होता है और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक द्विस्वभाव होता है। आगे जब पढ़ेंगे तो इसको चर होता है, चर होता है, अर्थात ये वाला चर के हिस्से में चला जाएगा और ये द्विस्वभाव के हिस्से में चला जाएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग प्रश्न वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हमको द्विस्वभाव लेना नहीं, यस और नो में जवाब देना है तो चर या स्थिर ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए उसका झुकाव किधर होगा? कोई जातक की कोई राशि है, मान लीजिए यही द्विस्वभाव राशि है धनु, यहाँ चंद्रमा है तो ये उसकी राशि है, और चंद्रमा 12 डिग्री का है, तो वो किस ओर है? स्थिर की ओर है, 0 से 15 डिग्री तक स्थिर और 15 से 30 डिग्री तक चर। अगर ये चंद्रमा 24 डिग्री का हो जाता तो ये चर की ओर हो जाता। तो इससे पता चलेगा कि जातक में ड्वेल नेचर तो है उसका, लेकिन झुकाव किधर अधिक है। ठीक है, मान जाएगा आपकी बात या नहीं मानेगा? तो यदि स्थिर की ओर झुकाव अधिक है तो बात नहीं मानेगा, और चर की ओर झुकाव अधिक है तो बात मान जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी समझ लीजिए, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये ठीक है। इससे एक चीज और क्या आता है कि आप ये केंद्र है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, चूंकि विद्वान आदमी हो तो कुछ अगर ज्यादा बोल जाएंगे तो भी समझ जाओगे। ये चारों 1 4 7 10 केंद्र है, तो यहां देखो ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। ठीक है, तो केंद्र में एक ही प्रकृति की राशियां स्थित होंगी। तो त्रिकोण भी चेक कर लेते हैं, तो ये चर है, ये स्थिर है और ये द्विस्वभाव है, और त्रिकोण में तीनों प्रकृति की राशियां स्थित होंगी।
ये भी मैजिक है, आप समझ सकते हो ना। अब इसके जगह पे आप दूसरा चार्ट बना के दिखाते हैं आपको। मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा बेसिक, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा आप लोगों के समझने के लिए, और वो अच्छा होगा आपके लिए कि आप डिफरेंट तरीके से समझोगे। अब मेरा नंबर बदल देने का मन है, 2 लग्न में 2 नंबर डाल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब क्या है, ये स्थिर है, ये भी स्थिर है, आप ऊपर से मिलाते रहना, ये वाला, ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है। केंद्र में राशियों की प्रकृति नहीं बदलेगी, एक ही प्रकृति की राशि होगी, और ये स्थिर है तो ये द्विस्वभाव है, ये चर होगा ही, आंख बंद करके लिख देंगे तो हो जाएगा। इसको बदल लेते हैं। और 3 नंबर डाल देते हैं। अब आप केंद्र में देखो, ये द्विस्वभाव है, ये द्विस्वभाव है, ये द्विस्वभाव है, और ये भी द्विस्वभाव है। मैंने देखा है लोगों को ज्योतिष करते करते बाल सफेद कर लेते हैं, और ये पता ही नहीं चलता है कि राशियों का स्थिति जो है वो किस प्रकार से है। ठीक है ना। केंद्र में एक ही प्रकृति की राशि क्यों, इसका जवाब आगे मिलेगा। क्लियर हो गया। और त्रिकोण में तीनों प्रकृति की राशि क्यों, इसका भी जवाब आगे, जब आप लोगों को इसका डेफिनेशन देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा बात जो अभी चूंकि वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अभी देने की जरूरत नहीं है, आगे जब समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को दे देंगे। ठीक। हमने कहा था कि 5 तत्व होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है, 5 तत्व है और 12 राशियां हैं, तो ये अंक पूरे नहीं आएंगे, इसीलिए एक तत्व को छोड़ दिया गया, और ये जो छोड़ा गया तत्व है ये आकाश है। राशियों में आकाश तत्व को नहीं लिया जाता है, आकाश तत्व को राशि का आवंटन प्राप्त नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि जो अमीर लोग होते हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिलता, ठीक है ना, उनको 5 किलो अनाज मुफ्त नहीं देते। उसी तरह आकाश तत्व को राशि नहीं मिला। अब ये 12 है और यहाँ 4, अब यहाँ कौन कौन से तत्व आ जाएंगे वो मैं अभी लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, 3, अर्थात एक तत्व को 3 राशियों का आवंटन है। ध्यान से देखिएगा, एक तत्व को 3 राशियों का आवंटन प्राप्त। चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा राशि है। तो हमको नंबर से याद रखना है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये क्रम याद रहे। ठीक है। और यदि क्रम याद हो गया
तो नंबर तो याद है ही, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। सबको राशि मिल गया। कितना सरल है। अभी दीपिका जी कह रही थी हमको बड़ा दिक्कत है कि मैं रट पाऊंगी कि नहीं। आप अपने बच्चे को तो जो भी होमवर्क मिलता होगा पीट पीट के रटा देते हो, ठीक है कि अपने लिए पहले से ही सरेंडर मुद्रा में है, तो आप ही के लिए है कि रटना नहीं है, ये समझना है। अब इसमें क्या खूबी है, क्या आप लोग में से कोई समझ के बता सकते हैं? हाथ खड़े कर लीजिएगा अगर समझ में आ जाए तो। जी गौर जी बताइए। सर अग्नि और वायु तत्व की राशियां क्रूर राशियां हैं, और पृथ्वी और जल तत्व की राशियां सम राशि हैं, सौम्य राशियां हैं। एक तो ये है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर जी बोलिए उज्ज्वला जी। जल तत्व में 4, 8 और 12 है। उसमें कर्क, वृश्चिक और मीन यानी केकड़ा, कैंसर, ये सब जल में रहने वाले प्राणी हैं। जल में रहने वाले प्राणी हैं। देखिए कितना अच्छा लॉजिक निकल के आया कि बिच्छू जल में नहीं रहता, ठीक है ना। वही जगह है वो। ठीक है, फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कि मीन मछली भी जल में है, केकड़ा भी जल में है, लेकिन बिच्छू नहीं रहता, लेकिन जल तत्व की राशियां। अच्छा है। अंकित नारायण जी अनम्यूट कर लीजिए, अंकित नारायण जी फिर बोलिएगा। यस सर, हो गया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये सारे जो राशियां आ रही है, ये त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं। सारे राशियां त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखने की जरूरत है। दिनेश शर्मा जी। जी। गुरुजी जो जल वाली है ये कफ देने में, कफ वाली राशियां हैं। और वायु वाली जो है ये पित्त है। नहीं, वायु वाली जो है ये त्रिदोष देने में है। और पृथ्वी वाली जो है ये आपकी वायु की है, और ऊपर वाली अग्नि वाली पित्त की है। आगे नहीं जाना है, पीछे से कुछ मदद ले सकते हैं तो ठीक है। चलिए दिनेश शर्मा जी। सर हो गया सर, अभी तो अच्छा बताया। आप ही हैं, हाँ जी, हाँ जी। चलिए। तो आप लोगों को ये देखना है, ये जो 1 नंबर है ये चर है, ये जो 5 नंबर है वो स्थिर है, और ये जो 9 नंबर है वो द्विस्वभाव है। अर्थात एक तत्व के अंदर तीनों प्रकृति समाहित, अलग कुछ नहीं है। एक तत्व के अंदर तीनों प्रकृति समाहित है। ये जो 2 नंबर है ये देख लीजिए स्थिर है, 6 नंबर है द्विस्वभाव है, और 10 नंबर है चर है। इसमें भी तीनों प्रकृति है। ये जो 3 नंबर है ये द्विस्वभाव है, 7 नंबर है चर है, और 11 नंबर है स्थिर है। उसी तरह से ये 4 नंबर जो है ये चर है, 8 नंबर जो है ये स्थिर है, और 12 नंबर जो है ये द्विस्वभाव। अच्छा ना, मैंने कोई अपना प्लस माइनस नहीं किया है इसमें। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी कुछ ऊपर नीचे करके, मैंने क्रम वही रखा है, कोई चेंजेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक तत्व, जब अग्नि तत्व की बात करेंगे तो अग्नि तत्व में तीनों राशियां आ जाएंगी। कहीं से कोई गड़बड़ी होने का संकेत नहीं दिखा रहा है। दिनेश शर्मा जी हाथ नीचे कर लीजिए तो। हाँ
यहां तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि अग्नि की बात कर लें अलग से थोड़ा सा, तो 3 प्रकार की अग्नि हो गई। एक समझने के लिए है, और अग्नि 3 प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का अग्नि होता है। ये चर है, इसका मतलब है कि आदमी को गुस्सा आएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक। ये स्थिर है, ये भी अग्नि है, गुस्सा आएगा, जाएगा नहीं। वो आज है, सुबह से शाम तक भी रहेगा, मे बी कि कल भी रह जाए, कोई समस्या नहीं है, कल भी हो सकता है। और ये द्विस्वभाव है, कभी आएगा और चला जाएगा, और कभी आएगा तो रुक जाएगा। नहीं समझ पाएंगे कि कभी किसी एक ही बात पर गुस्सा कर लेते हैं और एक ही बात पर गुस्सा नहीं करते। जैसे कोई फादर है अपने घर में, उसका बच्चा स्कूल जाता है, उसकी मम्मी बोलती है ये होमवर्क नहीं किया था। पहले दिन तो वो बच्चे को बुलाता है कान पकड़ के, क्यों नहीं किया होमवर्क। दूसरे दिन फिर कभी उसकी मम्मी बोलती है फिर आज होमवर्क नहीं किया था। उसका फादर का मूड है, अच्छा बच्चा है नहीं किया था, बैठ के थोड़ा करा लिया करो। उस दिन उसने नहीं पीटा। इसका मतलब है कि ड्वेल नेचर है। गलती तो एक ही था, एक जैसा ही था कि होमवर्क नहीं किया था, लेकिन रिएक्शंस 2 थे। इसका मतलब ड्वेल साइन है। तो हम लोग इस तरह से साइन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी, तो ये जो अग्नि है, इसमें जो राशियां हैं ये सारी क्रूर राशियां मिलेंगी। भाई आग अगर तेज ना हो, क्रूर ना हो, परेशान लोगों को ना करे, प्रयागराज में संतों की झोपड़ी जला देता है, बताइए। ठीक है, हमारा आपका झोपड़ी को कौन पूछता है। उतने उतने सिद्ध महापुरुष पहुंचे हैं, फिर भी आग लगा। ठीक है। अब पृथ्वी है, स्थिर है, बहुत परिश्रमी है। पृथ्वी को जरा सा हिलता है तो हम लोग घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, पैसा वैसा सब वहीं रह जाता है। ठीक है ना। कभी कभी पत्नी बच्चे को भी छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, पत्नी बच्चा वहीं रह गया, हम बाहर आ गए। सबको उठा तो दिए भागो भागो, लेकिन सबसे पहले हम भाग गए, है ना। लेकिन ज्यादा हिलती नहीं है, स्थिर रहती। इसके सारे सौम्य राशि हैं। कैलिफोर्निया का हाल समझ सकते हैं। एक तो अग्नि भी था और ऊपर से वायु भी था। कैलिफोर्निया में बड़ा तेज हवा चलता है, ठीक है ना। तो वायु भी तेज होता है, इसीलिए इसकी भी एक भी राशि सौम्य नहीं है। और जल तो शीतल होता है, निर्मल होता है। इसमें क्रूर राशियां कैसे दिया जाए। कभी संभव है कि जल तत्व को क्रूर राशियों से संबोधित कर ले। तो हमने आपको बताया था ना कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या मैजिक ये 12 नंबर्स में लगाए हैं, पता नहीं है। ठीक है ना। कैसे प्रकृति का मिलान किया इसके साथ, कैसे अलग अलग ग्रुप्स में इसको बांटने पर भी इसको समझने में मुश्किल नहीं हुआ। रटाते रहते हैं, हमने तो रटा है। ये तो कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं अपने ही क्लास में पढ़ाता हूं। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो हमसे सीखा होगा तो पढ़ा रहा है। मैंने इसको बड़ा जज किया, 2007 ईस्वी से ऐसे पढ़ा रहा हूं।
और अचानक बरबस ध्यान चला गया कि ये तो इस तरह का है, तो आपने समझ लिया कि जल तत्व है, उसको सिंह राशि दे दें जो क्रूर राशि है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल तत्व है तो नहीं दे सकते। इसीलिए 4 तत्वों में बांटने पर भी ये प्रकृति बिगड़ा नहीं। और ये जो नंबर है स्त्री पुरुष वाला, उसको भी साध लिया। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष वाले को छोड़ दिया, उसको भी साध लिया गया है। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया। अब होता है कि अग्नि तत्व वाला का तो स्वभाव थोड़ा सा कड़ा होगा ही, टेम्परामेंट ऊंचा होगा ही। पृथ्वी तत्व वाला शांत होता है, सरल होता है, ठीक है ना। जिस कार्य में लगा दो काम करता रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अग्नि तत्व वाला शांत और सरल रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। उसी तरह से वायु वाला है, कोई भी चीज बहुत तेजी से ग्रहण करेगा। आप अपने बच्चे को लेकर के आते हो, कभी किसी टीचर को कहते हो कि ये याद तो करके आता है घर से, स्कूल में भूल क्यों जाता है? भाई घर में सब सुना दिया, आप होमवर्क लेके बैठे, उसको याद हो गया, आपने भी छुट्टी दिया, अच्छे अच्छे भोजन दिए उसको, ले जाओ बेटा, बड़ा अच्छा, खूब गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग सब कर देते हो, और स्कूल में जाके वो गायब हो जाता है। वो जितने तेजी से उसको एक्सेप्ट करता है उतने तेजी से छोड़ देता है। यही तो वायु है। एक हवा का झोंका आया, घर झोपड़ी वो सब उड़ा ले गया, शांत। फिर शांति देखो, तूफान के बाद की शांति देखो आप, एक पत्ता नहीं हिल रहा। अब आंधी चला गया, सब कुछ बर्बाद कर गया। तो ये वायु तत्व की प्रकृति ऐसी है जो एक फोर्स में काम करती है, ठीक है। तो वो 3, 7 और 11 है, और जो फोर्स में काम कर रहा है, इसीलिए इसके पास जो भी साइन है वो क्रूर साइन है, विषम राशि। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जल तत्व 4, 8 और 12 याद रहेगा। हमने कहा हम ही इतनी बार बोलेंगे, कर्क, वृश्चिक और मीन। ऐसे ही लगता है कि बड़ा शांत होगा, बड़ा शांत निर्मल होगा, बड़ा शीतल होगा। कहा जाता है कि रामचंद्र जी की जो पत्रिका थी ना, वो कर्क लगन की पत्रिका थी, तो बड़े इमोशनल थे। सीता को रावण उठा ले गया, वो नर नहीं नारायण थे, ठीक है ना। उसके बाद भी वो टूट गए, और पेड़ पौधों से भी पूछते थे, नदी झरनों से भी पूछते थे कि आपने मेरे सीता को देखा है। और रो धो करके पूछते थे, मतलब रोते थे वो। सीता के हरण के पश्चात उनके रोने की बात हर जगह लिखी गई है, तो इसका मतलब बड़ा इमोशनल थे। तो ये जल तत्व की जो राशि होती है, इसमें इमोशंस होता है। ऐसी माँ बहन अगर हैं आपके घर में, तो उनके आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाएंगे। ऐसे पुरुष भी हैं यदि आपके घर में, वो भी जल्दी रोएंगे। तो ये इमोशनल साइन है, ये सौम्य राशि है, ये जल तत्व की राशि है। आप इसको छेड़ करके गुस्सा नहीं दिला सकते, ठीक है ना। कई लोगों को थोड़ा सा छेड़ोगे गुस्सा आ जाएगा, कई लोगों को आप रात दिन छेड़ो वो गुस्सा करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल इस राशि वालों का रहना थोड़ा सा ठीक है, कि कितना भी छेड़ो गुस्सा नहीं आ रहा है, अच्छा है।
पति ऐसे होने चाहिए जिसका कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो, भले ही पत्नी मेष, सिंह और धनु हो जाए, ठीक है ना, तो सामंजस्य बैठ जाएगा। क्यों? उसका कारण क्या है कि पत्नी स्वभाव से सौम्य ही होती है, राशि के प्रभाव से क्रूर हो गई है, लेकिन पुरुष तो स्वभाव से सौम्य होता नहीं है, वो राशि के प्रभाव से सौम्य हो गया है। तो दोनों को बदल दिया जाए तो दोनों में क्रूर और सौम्य मिला करके मध्य मार्गी बन जाएंगे, जीवन निकल जाएगा, है ना। तो हम लोगों को इस तरह से राशियों को समझने की जरूरत है। तो इसको सिर्फ अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये क्रम याद रहे। 1 में अग्नि, 2 में पृथ्वी, 3 में वायु, 4 में जल, ये याद रहे, ठीक है ना। बाकी ये सब याद हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये सब पढ़ा रखे हैं, 1 + 4 5 + 4 9, 2 + 4 6 + 4 10, 3 + 4 7 + 4 11, ये सब भी है, ये सब भी मिलता है। अब क्या है कि जो अग्नि तत्व की राशि है उसके पास पूर्व दिशा का स्वामित्व है, जो पृथ्वी तत्व की राशि है उसके पास दक्षिण दिशा का स्वामित्व है, जो वायु तत्व की राशि है उसके पास पश्चिम दिशा का स्वामित्व है, और जो जल तत्व की राशि है उसके पास उत्तर दिशा का स्वामित्व है। अब इसको यदि आप वास्तु से जोड़ दो तो भी ये सही हो जाता है। कुआं कहाँ होना चाहिए, नल कहाँ होना चाहिए, बोरिंग कहाँ होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो देखो जल तत्व की राशि है। कौन सा पवन सबसे ज्यादा परेशान करता है आपको? पछुआ पवन परेशान करता है, ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार से भी आप समझोगे, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो लिखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो जब मुहूर्त पढ़ने के लिए जाएंगे तो यात्रा मुहूर्त में कहा गया है कि चंद्रमा यदि पूरब हो तो पूर्व की यात्रा कर लो, अर्थात सम्मुख या दक्षिण चंद्रमा होना चाहिए। दक्षिण का मतलब दाहिने हाथ की ओर। तो भाई मेष राशि में चंद्रमा होगा तो कौन से दिशा में चंद्रमा है, बताइए कोई? पूर्व। पूरब में है। पूर्व और दिशा। तुला में चंद्रमा है तो कौन से दिशा में होगा? वेस्ट। वेस्ट में। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस। तो आज तुला में चंद्रमा है तो हमको यात्रा किधर करना चाहिए? या तो पश्चिम कर लें या उसका दाहिना हाथ है उत्तर कर लें। पूरब और दक्षिण की यात्रा नहीं कर। इसलिए भी हमको दिशाओं को समझना जरूरी है। प्लस प्रश्न जब पढ़ेंगे, कल से हमारा एक क्लास और शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए नहीं है प्रश्न एंड वर्ष, वो स्टूडेंट उसके लिए है जो एपीए पढ़ चुका है। तो वहां आता है कि सामान चोरी हो गया, किस ओर ले गया, चोर किस ओर लेकर के गया।
समझ रहे हैं? पूरब ले गया, पश्चिम ले गया, दक्षिण ले गया, तो वो राशियों से ही पता चलेगा बाद में, पहले। ठीक है, एक तो ये भी हो गया पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो हम लोगों को बातों को इस तरह से समझने की जरूरत है कि हमको समझ में भी आ जाए और रटने की भी जरूरत न पड़े। यहां में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर हो गया? ठीक, इतना याद रखिएगा। अगर आप इसके बाद सब चीज भूल गए तो भी इतना याद रखना है। और हमको मालूम है कि आप लोग इसके अलावा भी और बहुत कुछ याद रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है ना? अब हमने आप लोगों के पास चर्चा किया था कि आप लोग सोचेंगे गुरुजी जो है ना 5 तत्व में तो एक तत्व पहले ही खा गए, 4 तत्व पढ़ा गए, और बोले थे कि 3 गुण भी होता है प्रकृति में, उसकी तो अभी तक चर्चा ही नहीं की। कभी कभी लोग हर चीज में लॉजिक है, ठीक है, ये जो साइंस जो बना ना, वो वेद से बना, या कहिए सनातन धर्म जो है वो विज्ञान का जनक है। और दूसरे रूप में अब सनातन को छोड़ दें तो वेदांग ज्योतिष जो है वो विज्ञान का जनक है। अगर ज्योतिष नहीं होता तो ब्रह्मांड को समझना विज्ञान के लिए इतना आसान होता ही नहीं। और अगर हमारे अंदर ब्रह्मांड को समझाने की ताकत नहीं होती तो इस विद्या को कब का समाप्त कर दिया गया होता। तो कब का तो समाप्त इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए नहीं किया किसी ने। हम लोग राहु केतु बोलते थे, वो भी उसको जो है सो नोड मान लिया है, एक काल्पनिक बिंदु मान करके चलता है, बिना उसके वो भी ग्रहण नहीं बता पाता। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी चंद्रमा पे कोई चीज को बोल भेजना है तो उसके लिए विंडो खुलता था कि ये 3 दिन में आपको यहां तक पार कर जाना। इसका मतलब है कि आप बीच में किसी चीज से टकरा नहीं रहे हो, वो आप सीधा निकल रहे हो, आपके रास्ते में कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो विंडो की बात होती है। तो विज्ञान कई चीज हमसे सीख करके आगे बढ़ा। हमने 100 साल आगे 100 साल पीछे का ग्रहण बता दिया कि इस तारीख को ग्रहण होगा, उसी तारीख को उसी समय उसी जगह पर ग्रहण होता और दिखाई देता। हम बोलते हैं कि अमावस को सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। तो कभी ये उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, कभी चतुर्दशी को नहीं हुआ, कभी त्रयोदशी को नहीं हुआ, कभी द्वादशी को नहीं हुआ चंद्र ग्रहण। सदियों से ये चलता आ रहा है और पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है। सदियों से चलता आ रहा है और अमावस को ही सूर्य ग्रहण होता है। आज तक विज्ञान किसी एक डेट को फिक्स नहीं कर पाया है, इसी डेट को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महान संस्कृति हमारी है और हमारा गणित कितना मजबूत है। इसीलिए तो यही आर्यभट्ट पैदा हुए। ठीक है ना? तो हमारा कहना यही है कि गणनाओं में आप लोग आजकल देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अपने अपने बच्चे को वैदिक गणित पढ़ाने के लिए अलग से एप्लीकेशन या और कहीं पर पढ़वाते हैं कि बच्चा वैदिक गणित थोड़ा सीख जाए। ठीक है,
क्योंकि वो टेक्निक सीख जाने के बाद ना बच्चा अपने आप इंटेलिजेंट हो जाता। ठीक है, तो आपको कैसे हमने बताया, कितना सरल है, आपको सब याद हो गया। तो अगर वैदिक गणित भी कोई इतने सरलता से पढ़ा सके तो आपके गणित को बहुत आसान कर देगा। तो हमने कहा कि ब्रह्मांड में होने वाले खगोलीय घटनाओं को ज्योतिष का जो गणित शास्त्र है उसने इतनी स्पष्टता से दी कि उसको इस विषय को मानना पड़ा। और उसके बाद ही हम पहले से भी भूकेंद्रीय पद्धति में थे, लेकिन वो हमेशा भूकेंद्रीय पद्धति में रह करके उसने ये तो समझ लिया यदि ब्रह्मांड को जानना है तो किसी न किसी को केंद्र बनाना पड़ेगा। तो जो मूव नहीं करता था उसको केंद्र बनाया ताकि वो सारे ग्रहों का मूवमेंट समझ सके, वो है सूर्य। और हम लोगों को, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो पृथ्वी को केंद्र बनाना है और सारे ग्रहों का मूवमेंट चेक करना है। हम लोग क्या देखते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, जबकि होता क्या है कि पृथ्वी जो है इस तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और ब्रह्मांड ऐसे चल रहा है, हमारा जोडियक ऐसे चल रहा है। यहाँ पे सन है, मान लीजिए अभी जैसे मकर राशि में सन है, तो पृथ्वी इधर घूम रही है तो लगता है कि इधर जा रहा है। इसीलिए हम लोगों के गणनाओं में जो पृथ्वी का अक्ष है वो सूर्य को दे दिया गया, और उस गति को सूर्य की गति मान करके हम लोग सूर्य को अपने भावों में स्थित करते हैं और उसकी गणना करते हैं कि एक दिन में वो। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में किसी और का वो आ रही है। विजय जी आप म्यूट क्यों हो जाइए। हेलो, ठीक है। तो तो ये आभासीय गति होता है। तो हम लोगों ने पृथ्वी का जो घूमने का अक्ष है और उसकी जो गति है वो हमने किसको दे दिया, सूर्य को दे दिया। ठीक, उसके हिसाब से सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, इसकी बात आगे कर लेंगे। तत्काल थोड़ा सा समझने का जरूरत था, यहाँ हम लोगों ने समझ लिया और ये समझा कि हमारा यदि मान अगर किसी ने बचा रखा है तो ज्योतिष गणित ने बचा रखा है, उसको न कोई कानून को चैलेंज कर पाता है। नहीं तो ज्योतिष के लिए कितने बार कोर्ट में लोग जा चुके हैं, और जाएंगे क्यों नहीं। आप काल सर्प दोष बताएंगे, आप अंगारक दोष बताएंगे,
आप किसी का जो है सो कुछ पूजा कराएंगे, किसी का कुछ पूजा कराएंगे तो लोग जाएंगे। आप इसको साइंटिफिकली लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे तभी आपके समझ में आएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक सामान्य इंसान है, हम अमेरिका चले जाएंगे तो हमारा रहन सहन बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है ना। वो लोग जो 1 साल रह गए वो अमेरिकन स्टाइल में अंग्रेजी बोलने लगते हैं, हम लोग जो अंग्रेजी बोलेंगे उससे वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। एक हमारे जमशेदपुर के क्लाइंट हैं, उनकी बेटी जो है सो 2004 ईस्वी में, 96 का जन्म था, 2004 में अमेरिका चली गई। अभी वो हिंदी भी बोलती है, लेकिन हिंदी भी बोलती है तो वो अंग्रेजी जैसा लगता है, अंग्रेजी तो अंग्रेजी जैसा वो अमेरिकन टोन है, तो वो उसकी मम्मी उसको बीच में हमसे बात करवाती है तो बीच में उसको समझाते रहती है अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो आप स्वयं अपने आप में परिवर्तन देखते हैं, नंबर 1। तो इसीलिए ग्रह जब राशियों में गोचर करेंगे तो उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा ही आएगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, आप तो सिर्फ एक छोटी सी पृथ्वी है, उस पे एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो भाषा का, खान पान का, रहन सहन का, कपड़े लत्ते का, सब चीज का अंतर आ जाता है। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो कहाँ किस प्रकार का वातावरण मिलता है उसके आधार पर हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो बदलता है। और वेद कहता है कि जो सृष्टि है ना, इसका नाम परिवर्तन है। अगर ये परिवर्तन नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है, रोज परिवर्तित होते रहती है। जिसका भी उम्र 30 साल है, 20 साल में तो होश संभाल लिया होगा। 20 साल पहले आप अपनी जिंदगी देख लो कि आप कैसे जीते थे, और आज के 20 साल के बच्चे कैसे जी रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि सृष्टि परिवर्तनशील है, ठीक है ना। जो 50 साल के हो गए, वो 20 साल के जब थे, वो अपने पिछले 2 जनरेशन को देखो, वो 20 साल में आपकी बेटी कैसी थी, 20 साल में उसकी बेटी हुई तो वो कैसी हुई, तब आपको पता चलेगा सृष्टि परिवर्तनशील, ठीक है ना। आप 90% लोगों को बोल दीजिए कि आपको आपके माता पिता के साथ आपका विचार नहीं मिलता, वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? कि 90% माता पिता उस मानसिकता से जीते चले आए हैं, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके माता पिता के साथ विचार नहीं मिलते। ये तो एक दूसरे के ऊपर हम आश्रित हैं, इसलिए एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा बाउंडेशन अनुभव कर लेते हैं। बाकी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, छोटा फैमिली है, उसके बावजूद भी माता पिता को बच्चों को माता पिता से बड़ी शिकायत हो गई। आप लोग भी जब आगे ज्योतिष में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का शिकायत लेकर के माता पिता आते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा एरोगेंट हो गया है, उसका चंद्रमा लगता है वो पूरब पश्चिम चला गया है, ठीक है ना। अपने बताएंगे, उस ज्योतिष के पास ले गए थे, वो तो अंगारक दोष बोले, लगता है इसीलिए बहुत गुस्सा करती है या करता है। तो ज्योतिष भी मजा ले लेते हैं, उनको क्या दिक्कत है भाई। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि सृष्टि परिवर्तन का नियम है, लेकिन हम एक ही श्लोक पढ़ते आ रहे हैं वेदांग का, पराशर जी का, 5000 साल से। श्लोक नहीं बदला, लेकिन पढ़ाने का तरीका तो बदल गया ना, उसको तो हम अपने हिसाब से बदल के ला रहे हैं। विवाह कई बार बदल गया, अर्जुन का विवाह कैसे हुआ था, श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, आपके पिताजी का विवाह कैसे हुआ, आपका विवाह कैसे हो रहा है, और आज
बच्चे का विवाह कैसे हो रहा है, देख लीजिए। एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही गोत्र, फिर भी परिवर्तन हुआ ना। तो आपको भी नए तरीके से परिवर्तन होगा, उसमें ढल करके आगे बढ़ने की जरूरत होगी। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो राशियों को हम लोगों ने समझ लिया। हम प्रकृति गुणों की बात कर रहे थे, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें थोड़ा डिफरेंट है और ये अलग से समझने की जरूरत भी है। आप देखेंगे 1, 4, 9, 12 ये सतोगुणी राशियां हैं। 2, 7, 1, 8 ये रजोगुणी राशियां हैं। 3, 6, 10 और 11 ये तमोगुणी राशियां हैं। अब राशियां तो सब में बराबर है, कहीं कोई कमी नजर आ रही है आप लोगों को? गुरुजी सिंह राशि नहीं है। सिंह राशि नहीं है और क्षमा सर चाहेंगे, वन यहाँ पे सिंह होगा, यहाँ पे। हाँ, आप लोगों के समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए, समझ में आ रहा है तो बताइए। गुरुजी गुरु सूर्य और चंद्र की राशि सत्वगुणी है, जो आपने पढ़ाया था पहले। हाँ शुक्र और मंगल और शुक्र की रजोगुणी है। हाँ बिल्कुल। गुरुजी शायद तमोगुणी में आपने मंगल की राशि लिखवाई थी गुरुजी। नहीं नहीं, मैंने लिखवाया कुछ नहीं है, पिछली क्लास में मैं लिखा तो। लिखाता ही नहीं हूँ जल्दी। नहीं नहीं, पिछली क्लास में ठीक लिखा है था ना, मैंने। आपने जी लिख लिया होगा तो अलग बात है। जी जी गुरुजी। सब में 2 सम 2 विषम है, यहां भी एक समानता है, ठीक है। अब सूर्य, चंद्रमा और गुरु यही तीनों सतोगुणी हो सकते हैं। मंगल को यदि आप रजोगुणी में उसकी राशियों को नहीं रखेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मंगल की राशियों को रजोगुण गुणी में रखा गया। लेकिन जब ग्रहों की बात आती है तो आप लोग देखिएगा, तो सतोगुणी में आ जाता है सूर्य, चंद्रमा और गुरु। रजोगुणी में आ जाता है शुक्र और बुध। और तमोगुणी में आ जाता है मंगल और शनि। ये भेद है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को इतना सा याद रखने का जरूरत, बाकी और सब सेम है। तो मेष राशि है, क्षमा चाहेंगे, सिंह राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, क्रूर राशि है, स्थिर स्वभाव है, जिद्दी है, फिर भी सतोगुणी है, ठीक है ना। क्योंकि जीवन देने वाला है। चंद्रमा सतोगुणी क्यों है? पोषण देने वाला है। और यहां यदि जीवन और पोषण नहीं होगा तो फिर गुरु के ब्लेसिंग का क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकता, और गुरु ब्लेसिंग देने वाला है, इसीलिए तीनों जो है सतोगुणी है और उसकी राशियां भी सतोगुणी कहलाती हैं। मंगल की राशियां सतोगुणी रजोगुणी राशियों में आता है, क्योंकि मेष काल पुरुष की पहली राशि है। उसको आप डायरेक्ट तमोगुण में डाल दीजिएगा और काल पुरुष को जब वर्णन कीजिएगा तो बड़ा इम्बेरेसिंग हो जाएगा, आप डिस्कशन को संभाल नहीं पाइएगा जब बड़े लोग डिस्कस कर लेंगे तो। इसीलिए उसको रजोगुणी राशियों में के अंतर्गत रखा गया है। और तमोगुणी में बुध, क्यों? काल पुरुष के पत्रिका में बुध तृतीयेश और षष्ठेश होता है। ये भी एक कारण है कि बुध को तमोगुणी राशियों में डाल दिया तो चल गया, ठीक है ना। लेकिन आप काल पुरुष के लग्नेश को तमोगुण में कैसे डालोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ एक्सचेंज आपको दिखाई देगा। ये भी परिवर्तन इसलिए है कि कोई तर्क में हार जीत ना हो। आप अपने तर्क से तर्क दे सकते हो तो सामने वाला मंगल का भी तर्क उपस्थित कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को अलग से समझने की जरूरत है, इन दोनों को भी हमको याद रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? सूर्य चंद्रमा ये जो दो ग्रह हैं, पत्रिका में अष्टम स्थान, लग्न से 8वां और भाग्य स्थान से 12वां स्थान होने के कारण, एक शब्द सुन लीजिए, अभी याद रखना इसको जरूरी नहीं है, हमने नहीं पढ़ाया है तो आप नहीं समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अष्टम स्थान लग्न से 8वां और नवम से 12वां होने के कारण सबसे खराब स्थान माना गया है। और कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का स्वामी होने का भी दोष नहीं लगता। क्यों? ये सतोगुणी होने की वजह से है। आप एक अर्थ ये लगा सकते हैं, दूसरा अर्थ हम ग्रह जब पढ़ाएंगे तो उसमें जाकर के आपको बताएंगे। क्लियर हो गया? तो आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप लोगों के मन में कहीं से प्रश्न आ रहा है तो करें। जी दीपिका शर्मा जी। सर ये जो अभी आपने सतोगुण राशि और सतोगुणी ग्रह जो बताए हैं, जो मंगल जो है वो तमोगुणी ग्रह है, लेकिन जो उसकी राशियां हैं वो रजोगुण में है। और जो बुध जो है वो रजोगुणी ग्रह है, लेकिन उसकी जो राशियां हैं वो तमोगुण में है। जी आप ये हाँ, बता रहे थे, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद अच्छा, ठीक है, ठीक। रखना। विक्रांत ओझा जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मेरा डाउट है, आपने बताया कि अगर चंद्रमा से चंद्रमा जिधर उधर का यात्रा कर ले या उसके दाहिने तरफ यात्रा कर ले, लेकिन अगर किसी को उसका बाएं तरफ यात्रा करना है तो फिर वो कैसे हो रहा है? वो बाएं जा ही नहीं सकता। तो चंद्रमा का लग्न में वो कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उसके हिसाब से वो देखना है, या अभी जो करंट समय में अभी चंद्रमा कहाँ है? करंट समय में जो चंद्रमा है उसके हिसाब से यात्रा देखना है। और आप मुहूर्त नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए इस पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो समझने के लिए हाँ, पूछा मैंने। हाँ हमारी आदत है कि हम आपको, चूंकि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आपको सरलता से कई बात समझा दें इसी क्लास में, तो वो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो चर्चा हम आप लोगों के साथ करते रहते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं, अच्छा है। तो गोचर का चंद्रमा है, जैसे पश्चिम, हम दिल्ली में बैठे, हमको आज मुंबई जाना है तो जा सकते हैं, जी ठीक है ना। जी तो इस तरह से ट्रांजिट की बात हो रही है, आगे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जी। सुचिंता या सुचित्रा? प्रणाम गुरुजी। सुचिंता। सुचिंता। हाँ। हाँ, अच्छा भी चिंता भी होना चाहिए, तो शुभ अच्छी चिंता होनी चाहिए, अच्छी बात। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ये जो सौम्य राशि और क्रूर
तो सपोज कोई किसी का लग्ना क्रूर राशि होता है और चंद्रमा बैठा है सौम्य राशि में, तो इसमें चरित्र में क्या कैसे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे? अभी तो सिर्फ राशि बता रहे हैं। अच्छा। तो दो पैमाना आपको अभी दे देते हैं, तत्काल में दो पैमाना रख लीजिए कि शारीरिक आकृति प्रकृति रंग रूप जो है वो लग्न की राशि से समझ लीजिएगा, और मन की जो स्थिति है वो चंद्र की राशि से समझ लीजिए। ठीक है गुरुजी, इसके धन्यवाद। बाद फिर ग्रहों का प्रभाव आएगा, पंचम भी आएगा, हाँ। बहुत कुछ आता है जो जातक को पूर्ण बनाता है, ठीक है ना। तो हम आगे यहाँ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन YouTube पे डला हुआ है, बहुत राशियों के बारे में लंबा चौड़ा चर्चा किया हुआ है, तो वहाँ आप जरूर जा करके पढ़िएगा, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अब मैं शुरू ठीक है। किए हैं गुरुजी। हाँ, ठीक 1 2 3 4 शुरू कीजिए, साथ साथ चलेगा, 6 महीने में मास्टर हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आदत छूट गई कि हम YouTube पे नहीं जाते हैं, सिर्फ क्लास में ही जो गुरुजी बोलते हैं उसी को अटेंड करते हैं, तो आप में कुछ कमजोरी रह जाएगी। मैं तो उसको आमंत्रित करता हूं, आप देखते होंगे कि मैं उसी को कहता हूं जिसने 100 वीडियो देख लिए वो मेरे क्लास में आए। ये नहीं कि सब आ जाए, सब आ जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा भाई, ये 6 महीने में कोर्स नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। रीचा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अभी बोला है चंद्रमा और सूर्य अष्टम में होते हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता, पर अष्टम के चंद्रमा को तो हमेशा खराब बताया जाता है। अष्टम में स्थित चंद्रमा, हाँ। उसको खराब बताया जाता है, अष्टम के स्वामी चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। ये अच्छा, मतलब दोनों में राशि अगर अंतर है 8 रीचा है, जी। ठीक है, ठीक है, अगर राशि 8 है और चंद्रमा लगा हुआ है वहां पे, तो इसका मतलब कि वो खराब नहीं है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा। नहीं नहीं, कर्क राशि वहां लगा हुआ है तो उसका चंद्रमा खराब नहीं होगा, सिंह राशि लगा हुआ है तो उसका सूर्य खराब नहीं होगा। आगे समझेंगे ये, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, साहचर्य का नियम पढ़ाएंगे ठीक। ना, साहचर्य हाँ का जी। नियम पढ़ाएंगे तो वहां आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है विक्रांत गुप्ता जी। जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था जी, आपने बताया था कि जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की है और अग्नि तत्व की राशि मेघ है, तो वो जल में आ गई, लेकिन इनके जो स्वामी हैं गुरुजी वो मंगल हो गए दोनों के, और मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, तो उसकी राशि जल तत्व में कैसी चली गई गुरुजी? तो ये थोड़ा वो सा। राशियों का बंटवारा जो है वो इसी हम्म, हिसाब से किया गया है कि एक सौम्य एक क्रूर हर को मिला है, वो जब हम ग्रह पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। जब ग्रह पढ़ाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सभी ग्रहों को एक सौम्य एक क्रूर राशि का स्वामित्व प्राप्त है। अगले क्लास में ग्रह लेकर के आ जाएंगे। आशुतोष ठीक है। मिश्रा जी। गुरुजी, एक जनरल क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि परिवर्तन हमारा नियति है, कहने और परिवर्तन होता आ रहा है जो हम देखते जा रहे हैं। लेकिन पिछले विगत कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देख रहे हैं और जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, वो परिवर्तन थोड़ा भयावह परिवर्तन है। हर तरह से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, मन की दृष्टि से देखें। जैसे जैसे बच्चों की बात आपने की कि बच्चे आज की तारीख में उग्रता ज्यादा हो रही है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है। तो परिवर्तन ये तो समझ में आता कि ठीक है, प्रकृति का परिवर्तन कहीं ना कहीं हम उसको माइथोलॉजिकल देखें कि कली कली का प्रभाव की वजह से जो है ये विनाश काल में विपरीत बुद्धि वाले उसमें जा रहा है। लेकिन अगर हम अपने ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ज्योतिष का है साइक्लिकल है। मतलब जैसे आपने बोला ग्रहों की परिवर्तन हो रहा है, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में उसमें जा रहा है, गोचर में जा रहा है, तो वो तो साइक्लिकल है। तो साइक्लिकल होना चाहिए, यहाँ तो साइक्लिकल नहीं है, तो इरिवर्सिबल परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, परिवर्तन तो रोज है, लेकिन हर
एक घटना, बड़ी घटना संसार में बड़े परिवर्तन को जन्म देता है। समझ में आया? तो अभी जो हुआ, जैसे कि बड़ी घटनाओं में हम लोग जिसको पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कभी प्लेग फैला था, कभी कोरोना फैला, तो ऐसे बड़ी घटनाओं के बाद कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तभी जो ये कोरोना गया ना, इसने ये परिवर्तन दे करके गया है कि लोगों का मेंटल स्थिति जो है उसको बिगाड़ दिया है। बच्चे हों, बड़े हों, सबको जो है सो मेंटल स्ट्रेस में डाल के गया है। तो ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसकी वजह से ही इसको समझने की जरूरत है। बाकी जो वो आप कहते हैं कि साइकिल से परिवर्तन होता है, ठीक है ना, ये चलते चलते उस राशि में चला गया तो ये परिवर्तन हुआ, ये समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी जो आज से पहले गुरु की दशा यदि 20 साल की उम्र में लगी तो रिजल्ट अलग होता था, आज के डेट में 20 साल में गुरु की दशा लगी तो रिजल्ट अलग होता है। इसको भी हम लोग आगे चल करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अंकित नारायण जी। गुरु जी, ये जो मैं चाह रहा था कि अगर आप राशि और ग्रहों के जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीनों गुण है, तो थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर पाए हमें तो। आगे यही सब एक्सप्लेन ही उनके करेंगे महत्व हम, का। 5 तत्व 3 गुण यही सब एक्सप्लेन करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो 2-4 क्लास थोड़ा साधारण आपको हाँ। अपने नहीं, हिसाब से मतलब मैं मैं लेकर जो, के चल रहा हूँ। जी जी, मैं जो हाँ समझ रहा हूँ कि जैसे जो सतोगुण है तो वो व्यक्ति के अंदर जो है धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, रजोगुण है तो लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा ज्यादा हो, तमोगुण हो तो नशा या उस तरह की चीजों की तरफ वो ज्यादा आकर्षित होता हो। इस तरह से उसको समझना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से ही समझना चाहिए, आप गुण धर्म के हिसाब से ही समझना चाहिए, ठीक है जी ना। जी, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज 23 तारीख हो गया, हम लोग अब किस दिन मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे, है ना। तो जब तक गणतंत्र दिवस आप लोग मना लेंगे, ठीक है ना, तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। आपको गुरु जी। एक स्पेशल आपको क्लास भी। रखी है आपने? स्पेशल क्लास आपके लिए अभी नहीं है उपलब्ध। अच्छा, नहीं, स्पेशल उसमें क्लास, ग्रुप पे हाँ, आया था। वो ये जो ग्रुप कंप्लीट हो गया है उसके लिए है। मतलब जो जैसे अच्छा, तो हमारा यहाँ आप लोगों का APA OL 21 है, तो APA OL 20 तक जो है उसके विद्यार्थी हमारे स्पेशल क्लास में आते हैं। वो क्लास महीने में एक होता है। आप लोग भी जब इससे पास कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको भी उसका निमंत्रण मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद गुरु ठीक जी। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते।